नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या कर रहे हैं, केबीएस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो साथियों हमारी केबीएस की परीक्षा तिथि जो है वो आपकी नजदीक आ चुकी है। इसी परिप्रेक्ष्य हम क्या कर रहे हैं, केबीएस का प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। साथियों इसके पहले हम लोगों ने सर्वप्रथम हम लोग देखा जितने भी प्रीवियस केबीएस की जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र आए हुए थे, हम लोगों ने एक एक करके सारे प्रश्न पत्रों को देखा। इसके बाद हम लोग क्या करें साथियों, केबीएस की जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट उसमें जो अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं उसमें सबको हमने करवाया। आज साथियों इसके पहले हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट देख लिया है। कितने प्रैक्टिस सेट है साथियों? 10 प्रैक्टिस सेट देख लिया है। आप प्लेलिस्ट में उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए साथियों। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और वीडियो को हमारे चैनल अगर सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद उसको शेयर करना एकदम बिल्कुल ना भूले साथियों। आप जमकर उसको पहले शेयर करते रहिए साथियों। तो इसी क्रम में हम लोग इसके पहले हम लोग कितने प्रैक्टिस सेट देखे? 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग देख लिए साथियों। आज हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे उसमें आपके शिक्षण केबीएस से जो पूछे जाते हैं सीडीपी से, उसमें कैसे कैसे आपको प्रश्न मिलेंगे, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। देखते हुए उसको एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे हमारी आज का मोटिवेशनल थॉट क्या है, हमारी नई ऊर्जा क्या है। तो भरते हैं, नई ऊर्जा भरते हैं अपने सिलेबस में, अपनी कक्षा में। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है एक एक चीज देखेंगे। तो हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं साथियों, हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं अगर हमारे पास आगे बढ़ने की हिम्मत हो। साथियों हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं अगर हमारे पास आगे बढ़ने की हिम्मत हो। साथियों इसी क्रम में एकदम लगे रहिए। और चलिए हम लोग देखते हैं आज हमारे प्रश्न जो हैं आज के आए हुए उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, दिया साथियों अनुसंधान के बारे में पूछा है कि अनुसंधान के किस उपकरण में सूचना की व्याप्ति, अनुसंधान के किस उपकरण में सूचना की व्याप्ति अपेक्षाकृत बड़ी और गहन होती है। इसमें क्या कुछ पूछा है, अनुसंधान प्रयोगात्मक कार्य के बारे में इसमें प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न हमारा क्या बोला, अनुसंधान के किस उपकरण में सूचना की व्याप्ति अपेक्षाकृत बड़ी और क्या होती, गहन होती है। तो ऑप्शन हमारा पहला दिया क्या, साक्षात्कार होती है। दूसरा हमारा क्या, प्रश्नावली होती है। तीसरा हमारा लक्ष्य केंद्रित समूह चर्चा होती है कि प्रेक्षण होती है। तो एक अनुसंधान कहें, एक प्रयोगात्मक कक्षा की अगर बात करें तो उसमें क्या सटीक उत्तर होगा, क्या उसमें साक्षात्कार शामिल हो सकते हैं, क्या प्रश्नावली जो हमारी प्रश्नावली प्रश्न बनती है उसको शामिल हो सकते हैं, क्या अपेक्षाकृत गहन की बातें करता है कि सूचना की व्याप्ति के उपकरण में, तो क्या लक्ष्य केंद्रित समूह चर्चा होता है, प्रेक्षण हो सकता है। तो बात करते हैं अगर प्रयोगात्मक अनुसंधान के किस उपकरण में, तो वो साक्षात्कार नहीं होता साथियों, प्रश्नावली भी नहीं होती, ना वो प्रेक्षण होता। लेकिन एक छात्र का जो लक्ष्य केंद्रित समूह चर्चा होता है, एक छात्र जिसमें क्या करता है, समूह में चर्चा करके अपने सिलेबस, अपने समस्या का समाधान करता है। बच्चे क्या करते हैं, प्रयोगात्मक कक्षा अगर अनुसंधान की बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कोई भी चीज वो कर समूह चर्चा में कर उनको क्या होता है, अवसर प्राप्त होता है और वो प्रयोगों के माध्यम से अच्छी तरीके से उसको क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ऐसे में क्या हमारी चीजें शामिल होती हैं, तो साथ ही क्या होती है, लक्ष्य केंद्रित जो उनका उसमें लक्ष्य एक होता है, उनकी क्या होता है, आवश्यकताओं जो उनकी आवश्यकता होती है उसको क्या, लक्ष्य केंद्रित समूह चर्चा उसमें शामिल होते हैं। हमारा ऑप्शन सी जो दिया है यही क्या होगा साथियों, सी वाला ऑप्शन हमारा जो दिया यही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है निम्नलिखित में से किसे परिकल्पना निरूपण का स्रोत नहीं समझा जा सकता है। पूछा है परिकल्पना निरूपण का स्रोत नहीं समझा जा सकता है साथियों। ऑप्शन हमारा उसको देखते हैं कि क्या होता है। पहला दिया शोधार्थी का अनुभव, मतलब जो शोध करते हुए छात्र है, विद्यार्थी हैं, उनका अनुभव। दूसरा दिया क्षेत्र की स्थितियों का प्रेक्षण, जो उसमें क्षेत्र निर्धारित होते हैं उसका प्रेक्षण करना, ठीक है, उसमें जांच करना आदि चीजें। शोधार्थी का व्यक्तित्व प्रदत्त, उसमें जो शोधार्थी जो शोध करते हुए विद्यार्थी होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनका क्या कहता है, व्यक्तित्व प्रदत्त, मतलब जो उनकी भूमिकाएं होती हैं। अगला दिया है शोधार्थी द्वारा संबंधित अध्ययन सर्वेक्षण, क्या शोधार्थी द्वारा संबंधित अध्ययन सर्वेक्षण उसमें निर्धारित किए जाते हैं, उपकरण निर्धारित किए जाते हैं, क्या वे चीजें शामिल नहीं होती हैं। तो निम्नलिखित में से किसे परिकल्पना निरूपण का स्रोत नहीं समझा जा सकता साथियों, कि अगर कोई परिकल्पना निरूपण का प्रयोग करते तो उसमें किस चीज को नहीं समझा जा सकता है। शोधार्थी भाई इसमें क्या होता है, विद्यार्थी क्या करता है, अगर कोई भी चीज अगर खुद से क्रिया करके वो करेगा तो जाहिर सी बात है उसके अनुभव उस चीज में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो ये तो हमारा ऐसे सही होता है। दिया क्षेत्र की स्थितियों का प्रेक्षण, जितने भी उसमें क्षेत्र, एक निर्धारित क्षेत्र होता है उसमें उसकी स्थितियों को क्या होता है, सर्वेक्षण किया जाता है, उसकी स्थितियां उसमें क्या होती हैं, शामिल होती है, ये भी चीजें होती है।
बाकी दिया शोधार्थी द्वारा संबंधित अध्ययन, शोधार्थी भाई शोध के लिए जो अध्ययन सामग्री, उपकरण आदि चीजें जो क्या साथ ही निर्धारित की जाती हैं उनका भी उसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसके द्वारा क्या करता है विद्यार्थी अपने प्रयोगात्मक कक्षा को क्या करता है संचालन करता है। तो ये भी आपकी बातें जो कही गई ये भी सही है। बात करता है क्या नहीं होता है परिकल्पना निर्माण, इसमें क्या शोधार्थी का व्यक्तित्व प्रदत्त, मतलब क्या उसमें उसका व्यक्तित्व प्रदत्त शामिल होता है, तो इसमें बात नहीं होती। उसमें क्या करता है विद्यार्थी का समूह चर्चा परिकल्पना जो होती है उसमें समूह चर्चा के माध्यम से क्या करता है उसमें सीखता है। अगर पूछा नहीं तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन जो दिया यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा निम्न में से किसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसमें भी पूछा है कि किसी विषय वस्तु, किसी वस्तुनिष्ठ परीक्षण की बात करता है, किसकी वस्तुनिष्ठ अर्थात बहुविकल्पी जो प्रश्न पत्र होते हैं परीक्षण होते हैं उसकी बात करता है साथियों। निम्न में से किसकी प्राप्ति नहीं हो सकती कि एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में। ऑप्शन हमारा है क्या, समस्या समाधान क्षमता की, दूसरा है उच्च विश्वसनीयता स्तर की, तीसरा है अंक प्रदान करने में वस्तुनिष्ठता की, और चौथा है व्यापक विषय वस्तु का फैलाव। तो अगर वस्तुनिष्ठ परीक्षण की बात करते हैं साथियों तो इसमें क्या होता है, क्या इसमें समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो सकता है। इसमें क्योंकि साथियों वस्तुनिष्ठ परीक्षण अगर होगी तो उसमें समस्या समाधान की क्षमता का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें क्या होते हैं एक उत्तर क्या होते हैं निर्धारित होते हैं। बच्चा क्या करता है उसमें जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें से एक उत्तर निर्धारित, इस प्रकार से उसकी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। समस्या का समाधान तब होगा जब उसको क्या होगा कोई चीज उसमें तर्क वितर्क करके उस चीज को क्या करेगा लिखेगा समझेगा। लेकिन इसमें क्या होता है साथियों, इसमें क्या करता है बच्चा कोई भी चीजें रहता है उसमें एक उत्तर फैक्ट उत्तर जो रहता है वही क्या होता है उसका उत्तर होता है जो प्रश्न होते हैं। तो आगे दिया उच्च विश्वसनीयता, बिल्कुल उच्च विश्वसनीयता स्तर इसमें पाई जाती है साथियों। इसमें क्या होता है एक उत्तर जो होता है वो क्या होता है कंफर्म होता है, तो इसमें विश्वसनीयता भी पाई जाती है। अंक प्रदान करने में वस्तुनिष्ठता बिल्कुल होती है साथियों, अंक प्रदान करने में आसानी होती है वस्तुनिष्ठता में। ये अच्छे से समझा जा सकता है कि भाई 4 ऑप्शन दिए रहते हैं एक ऑप्शन उसमें सही होता है, ये भी चीजें हो सकती हैं। व्यापक विषय वस्तु का फैलाव, बिल्कुल सही बात है। इससे क्या होता है विषय वस्तु का क्या होता है व्यापक बड़े रूप में क्या होता है इसका फैलाव होता है, ढेर सारे प्रश्नों का कलेक्शन होता है, समूह होता है, ये भी चीजें आपकी शामिल होती हैं। बात करता है किसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, तो समस्या समाधान की प्राप्ति ऑप्शन पहला ही जो दिया है ये नहीं हो सकता साथियों। हमने कैसे बताया आपको इस चीज को ध्यान से सुन, क्योंकि इसमें क्या होता है समस्या समाधान का क्या होता है मुख्य बिंदु कोई चीज इसमें अगर रहता है तो उत्तर एक फैक्ट होता है, इसमें समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। ऑप्शन पहला जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शोध कार्य विवरणात्मक शोध नहीं है। विवरणात्मक शोध नहीं है पूछा इसमें भी, तो साथियों देखते हैं इसमें क्या होता है निम्न में से कौन सा शोध कार्य विवरणात्मक मतलब उसके विवरण के रूप में नहीं होता है, शोध कार्य नहीं होता है। ऑप्शन देख लें, सहसंबंधात्मक मतलब साथ साथ उसके संबंध जो होते हैं, कोजल कंपैरेटिव जो होता है, कि सर्वेक्षण होता है, कि विकासात्मक अध्ययन। तो कौन सा शोध कार्य विवरणात्मक शोध नहीं है, तो विवरणात्मक शोध क्या होता है इसमें किसी भी विषय वस्तु को किसी भी कार्य जो हमारे शोध करते हुए कोई भी विषय वस्तु उसमें उसको विवरण प्रदान करना, मतलब अनेकों प्रकार से उसके बारे में क्या होता है तथ्य प्रस्तुत करना। तो सहसंबंध बिल्कुल साथियों संबंध क्या होता है साथ साथ कोई भी चीजें बच्चा क्या करता है समूह चर्चा परिचर्चा करके प्रयोगात्मक कक्षाओं का संचालन करता है, ये भी बातें आपकी सही है। कोजल कंपैरेटिव मतलब इसमें क्या करता है एक दूसरे से बात करके तर्क वितर्क करके समस्या का समाधान करके समझ बूझ करके, ये भी बातें होती है। बाकी सर्वेक्षण भाई पूरी मतलब जो भी चीजें होती है उसमें क्या करता है उसका सर्वेक्षण किया जा सकता है, कैसे किस विषय वस्तु किस उपकरण का प्रयोग करके हमको क्या करना प्रयोगात्मक अच्छा शोध कार्य को अपना करना है संचालन करना, ये भी शामिल है। लेकिन इसमें क्या विकासात्मक अध्ययन विकासात्मक अध्ययन शोध कार्य से कोई, क्योंकि इसमें क्या करता है विकास की बात करता है साथियों। विकासात्मक अध्ययन में क्या होता है बच्चे की इसमें ये चीजें शामिल होती है। बच्चे के विकासात्मक अध्ययन में अगर बात करें तो उसमें आनुवंशिकता पर्यावरण उसके वातावरण का क्या होता है इसमें चीजें शामिल होती हैं। तो नहीं पूछा तो यही हमारा डी ऑप्शन जो दिया यही क्या होगा सही होगा। बाकी शोध कार्य के बारे में तीनों ऑप्शन आपके जो दिए वो सही दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ नियमों के आधार पर नगों को अंकों द्वारा चिन्हित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। मतलब कुछ नियम जो निर्धारित किए गए उसके आधार पर क्या होता है नगों को अंकों द्वारा मतलब जो अंक प्रदानित करना है, जो उसमें जो अंक निर्धारित करना है चिन्हित करने को उसके अंक को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन पहला हमारा दिया साथियों अवलोकन कहते हैं, दूसरा दिया है क्या मापन कहते हैं, तीसरा दिया विश्लेषण कहते हैं, चौथा दिया क्या
सांख्यिकी कहते हैं। चौथा क्या दिया है? सांख्यिकी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा साथियों, तो कुछ नियमों के आधार पर अगर हम नगों को मतलब कोई विषय वस्तु होती है उसको अगर अंक उसको चिन्हित करके उसको अंक प्रदान करते हो तो क्या होता है? अवलोकन। अवलोकन का मतलब क्या होता है? किसी भी विषय वस्तु के बारे में क्या होता है उसको खोज विचार तर्क वितर्क उसमें करना, ये चीजें अवलोकन होती है। मापन, इसमें मापन क्या होता है साथियों? इसमें कुछ मतलब यही बातें आपकी क्या होती है मापन के बारे में सही कि कुछ चीजों कुछ तथ्यों को समझकर उनके आधार पर उनको क्या होता है मापन में अंक प्रदान किए जाते हैं। तो इसके बाद विश्लेषण। विश्लेषण में विषय वस्तु को सोच समझकर उसको क्या किया जाता है, उसको इकट्ठा करके समझा जा सकता है। सांख्यिकी अलग। तो साथियों इसमें मापन हमारा जो दिया वही क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन बी वाला जो दिया यही क्या होगा हमारा? इसमें कुछ नियमों के आधार पर नगों को अंकों द्वारा चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम मापन कहते हैं। हमारा जो बी ऑप्शन दिया वही क्या होगा? सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों। प्रयोगात्मक शोध करते हुए एक शोधकर्ता को कंट्रोल करना चाहिए। मतलब प्रयोगात्मक शोध करते हुए एक शिक्षार्थी, एक विद्यार्थी, एक शोधकर्ता को किस पर कंट्रोल करना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है स्वतंत्र चरों को, बी दिया है आश्रित चर को, सी दिया है किन्हीं चर को नहीं, डी दिया है बाह्य चरों को। तो प्रयोगात्मक शोध करते हुए मतलब प्रयोग में कोई भी चीज शोध करते हुए उसमें किस चीज पर एक शोधकर्ता को अधिक कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना चाहिए कि हाँ ये चीजें इस पर निर्धारित मतलब एक उसको क्या होना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है स्वतंत्र चरों को, बी दिया है आश्रित चरों को, सी दिया है किन्हीं चरों को नहीं और डी दिया है क्या? बाह्य चरों को। तो इसमें क्या होता है साथियों, किस पर अधिक कंट्रोल करना चाहिए साथियों? हमारा जो डी वाला ऑप्शन है यही क्या होगा? सही होगा। क्योंकि उसमें क्या होते हैं प्रयोगात्मक शोध में क्या होते हैं साथियों कि जो स्वतंत्र चर होते हैं वो क्या होते हैं? शामिल होते हैं। स्वतंत्र चर के बाद आश्रित चर होते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं वो भी शामिल होते हैं। किन्हीं चरों की नहीं, इसकी बात ही नहीं साथियों। तो हमारा पूछा है कि किस पर कंट्रोल करना चाहिए, तो इस पर क्या होता है बाह्य चर जो उसमें निर्धारित होते हैं उस पर हमको कंट्रोल करने के बाद क्या होता है प्रयोगात्मक शोध को आगे के कार्य में बढ़ाना चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन जो दिया आपका वही सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति अनुपस्थिति होने से आंतरिक वैधता कम हो जाती है। मतलब किसी व्यक्ति के अनुपस्थिति होने से आंतरिक वैधता उसकी कम हो जाती है। किसकी? ऐतिहासिक विधि की, प्रयोगात्मक विधि की, विवरणात्मक विधि की दार्शनिक विधि की। तो इसमें किसकी विधि की जो होती है किसकी मतलब पूछता है व्यक्ति अनुपस्थिति, व्यक्ति के अनुपस्थिति होने पर किसकी वैधता उसमें क्या होती है? कम हो जाती है। क्या ऐतिहासिक विधि की प्रयोगात्मक विधि की विवरणात्मक विधि की दार्शनिक विधि की? तो ऐतिहासिक विधि की इसकी बातें सही है साथियों। विवरणात्मक विधि, दार्शनिक विधि, ये सब चीजें क्या होती है? ऐतिहासिक विधि ये सब चीजें क्या होती है उसमें शामिल होती हैं। विवरणात्मक विधि भी शामिल होती है, दार्शनिक विधि भी शामिल। लेकिन पूछा है कि किसकी वैधता? आंतरिक वैधता, मतलब आंतरिक रूप से उसकी वैधता कम हो जाती है। तो किसकी हो जाती है? प्रयोगात्मक विधि। क्योंकि एक शोध कार्य में क्या होता है उसमें बच्चा क्या रहेगा अगर अनुपस्थिति नहीं रहेगी उसकी तो उसमें क्या रहेगा? अनुपस्थिति। तो प्रयोगात्मक उस वहां पर शोध कार्य में बच्चा क्या करता है? कोई भी चीज प्रयोग के माध्यम से उसको क्या करता है? शामिल होता है, प्रयोग को करता है, उसको सीखता है। तो इसमें क्या करेगा? जब अनुपस्थिति रहेगी तो क्या होगी? प्रयोगात्मक विधि का ही प्रयोग नहीं कर पाएगा। बी वाला ऑप्शन जो दिया है वही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हमारा। अगला प्रश्न एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बात करते हैं साथियों निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास में मतलब बालक के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन ए दिया है प्रार्थना सभा का, बी है सही सामाजिकरण का, सी है बुद्धि का, डी है सभी विकल्प का सही है। तो बालक के विकास में उसके नैतिक विकास की बात करता है, उसके नैतिकता जो होती है उसमें उसके बारे में कौन सा उसके परिप्रेक्ष्य में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्रार्थना सभा बिल्कुल साथियों। प्रार्थना सभा भी क्या होती है? बच्चे क्या करते हैं कक्षा में स्कूल में जाते हैं तो उसमें प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है, उसके माध्यम से उनके अंदर नैतिकता को बढ़ाया जाता है, नैतिकता का ज्ञान दिया जाता है। सही समाजीकरण के द्वारा क्या होता है? बच्चे की नैतिकता सबसे ज्यादा निर्भर करती है समाज पर, और एक बच्चा क्या करता है? समाज से अपने नैतिक दायित्वों को पूरा करता है, उसको सीखता है, समझता है। तो ये भी बातें सही है। बाकी नैतिकता में सबसे अधिक उसकी बुद्धि प्रभावित करती है। एक बच्चे की बुद्धि क्या करती है? उसको समाजीकरण से जोड़े रखती है। उसके जो भी चीजें होती है पठन दिनचर्या आदि चीजों में क्या होती है वो बुद्धि से अपने नैतिकता को क्या करता है? उस पर कंट्रोल करता है, उस चीज को कार्य करता है साथियों। तो ये सब चीजें क्या होंगी? जब ऑप्शन डी दिया सभी विकल्प सही है तो हमारा यही क्या होगा? जब तीनों सही है तो साथियों डी विकल्प हमारा जो दिया वही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रयोग मूलक अनुसंधान की प्राकल्पना का निरूपण कब किया जाता है? प्रयोग मूलक अनुसंधान की प्राकल्पना का निरूपण कब किया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया है प्रयोग से पहले, बी दिया है प्रयोग के दौरान, सी दिया है प्रयोग के बाद और डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रयोग मूलक अनुसंधान की बात करता है तो प्राकल्पना का निरूपण कब किया जाता है? प्राकल्पना जो होती है उसके निरूपण कब किया जाता है? क्या प्रयोग के दौरान किया जाता है, क्या प्रयोग के बाद किया जाता है, क्या प्रयोग से पहले किया जाता है? तो बात अगर प्राकल्पना निर्माण की करें, प्राकल्पना का जो निरूपण होता है अगर उसकी बात करते हैं साथियों, तो ये कब किया जाता है? प्रयोग से पहले। कोई भी चीज अगर परिकल्पना के रूप में उसको तैयार किया था, कब किया था? जब कोई भी कार्य अगर प्रयोग हमको करना है उसके पहले क्या करना हमको? प्राकल्पना, जो भी परिकल्पना है प्राकल्पना होती है उसको क्या करता है? उसको सोच विचार तर्क आदि करके उसका क्या करते हैं? निरूपण करते हैं। फिर क्या करते हैं? बाद में उसको अपने दैनिक मतलब जो भी कार्य करना होगा, जो भी शोध करना होगा उसमें प्रयोग में लाते हैं। तो कब मतलब कब किया जाता है प्राकल्पना का निरूपण? कब किया था साथियों? ऑप्शन पहला ही दिया जो प्रयोग से पहले, यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपके सही नहीं, तो पहला ऑप्शन जो दिया वही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा में पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? बात करता साथियों प्राथमिक शिक्षा में पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य कौन कौन से? ऑप्शन पहला दिया है बच्चों में पर्यावरण के बारे में उत्सुकता तथा जागरूकता का विकास करना। ऑप्शन बी दिया है गुणवत्ता वाले वातावरण को प्रोत्साहित करने तथा बनाए रखने के स्वभाव, मूल्य, दृष्टिकोण तथा भावनाओं को अंतर्निविष्ट करना। तीसरा है पर्यावरण की समस्याओं तथा एक सूचित प्रयोजन आदि को हल करने के लिए कौशल विकसित करना। तो साथियों इसमें क्या होता है, अगर प्राथमिक शिक्षा में पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य में कौन सा कथन सही है? तो बात करता है बच्चों में पर्यावरण के बारे में उत्सुकता तथा जागरूकता को विकसित करना। बिल्कुल सही बात साथियों, प्राथमिक कक्षा में जो बच्चे होते हैं उनको क्या होता है? पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण क्या चीजें होती है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होते हैं, उसका बचाव कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें जो रहती है उसको देखना चाहिए। ये सब पहला वाला ऑप्शन सही है। फिर उसमें क्या होता है? उसकी गुणवत्ता जो वातावरण के को प्रोत्साहित करे तथा बनाए रखना, उसमें जो मूल्य होते हैं, स्वभाव जो होते हैं, दृष्टिकोण जो होती है, जो भावनाएं जुड़ी होती है पर्यावरण से, उसको भी अंतर्विष्ट करना, मतलब बच्चे को उसके बारे में भी क्या करना? जागरूक करना, उनको बताना। ये भी सही है। दिया पर्यावरण की समस्याएं तथा एक सूचित प्रयोजन आदि को हल करने का कौशल विकसित करना। यही क्या होगा? हमारा सही नहीं होगा। तो हमारा जो पहला और दूसरा, अगर पर्यावरण प्राथमिक के उपलक्ष्य बात करें, परिप्रेक्ष्य बात करें, तो पहला और दूसरा ऑप्शन जो दिया है बी वाला, यही क्या होगा? हमारा सही होगा। ठीक है साथियों, तो बी वाला ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक अभिव्यक्ति को सरल बनाने के तरीके के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक मतलब क्रियात्मक, रचनात्मक, संरचनात्मक अभिव्यक्ति को सरल बनाने के लिए, मतलब कोई भी रचनात्मक अभिव्यक्ति को सरल बनाने के लिए बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। ऑप्शन पहला दिया कक्षा में गैर प्रतियोगी वातावरण का सृजन करना। कक्षा में गैर प्रतियोगी वातावरण का सृजन करना। दूसरा है बच्चों के लिए परिपूर्ण अधिगम वातावरण का सृजन करना। तीसरा है समूह कार्य को प्रोत्साहित करना। अगर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक अभिव्यक्ति की बात की जाए साथियों, तो कक्षा में गैर प्रतियोगी वातावरण का सृजन करना, ये भी आपकी बात बिल्कुल सही होगी। बाकी दिया बच्चे के परिपूर्ण मतलब बच्चे के पूरे परिपूर्ण जो होता है उसका संपूर्ण अध्ययन को, उसमें अधिगम में वातावरण का सृजन करना, ये भी कि सही है। बाकी समूह कार्य, बिल्कुल साथियों, पर्यावरण में क्या होता है, बच्चे अगर कोई भी चीज समूह कार्य में अगर करके सीखेंगे, वहां पर उसको जाकर देखेंगे, स्वयं से करके सीखेंगे, तो ये भी क्या होती है पर्यावरण अध्ययन में रचना मतलब क्या होता है, किसी भी चीजों को कार्यों को करना, उसमें क्रियात्मक समूह मतलब कार्य को कर उसके बारे में समझना, जानकारी हासिल करना, ये भी सही है। देखते हैं तो साथियों पहला, दूसरा और तीसरा हमारा डी वाला ऑप्शन जो दिया यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। जब तीनों ऑप्शन सही है तो यही क्या होगा हमारा सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम की पेयर शेयर तकनीक में निम्नलिखित में से कौन सा चरण नहीं है? किसकी बात करता है साथियों? पेयर शेयर मतलब क्या करना है, सामूहिक विधि, मतलब एक दूसरे से क्या करना, समूह में बातचीत करके कोई भी कार्य को करना। तो पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम कहने का तात्पर्य क्या है, बच्चे किस प्रकार से अपने सहयोग को पूरा करके एक दूसरे का सहयोग करके पर्यावरण अध्ययन को बढ़ावा दे सकते हैं। ऑप्शन पहला दिया है बच्चों को अपने कामों को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने के लिए कहना, नहीं पूछा साथियों। दूसरा है टीम कार्य को पूरा करने के लिए साझेदारी के बीच साझा करना। सी है व्यक्तिगत छात्र शिक्षक के प्रश्न का जवाब देता है। डी है दूसरे बच्चे के साथ बांधना।
तो अगर बात करता कौन सा नहीं है, तो पेयर शेयर तकनीक का कौन सा नहीं साथियों, टीम कार्य को पूरा करने के लिए साझेदारी भी साझा करना ये है, छात्र व्यक्तिगत छात्र शिक्षक के उत्तरों का जवाब देता है ये भी सही है, दूसरों बच्चों के साथ बांधना ये भी सही है, लेकिन नहीं है साथियों तुम्हारा पहला वाला ऑप्शन जो नहीं पूछा तो यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, बच्चों को अपने कामों में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने के लिए कहना, यही क्या होगा यहाँ पर सही नहीं होगा, ऑप्शन ए वाला जो दिया हमारा वही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में छात्र के अधिगम के आकलन करने की आवश्यकता है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में छात्र के अधिगम का आकलन करने की आवश्यकता है। पहला है पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अंतर का निदान करना तथा आवश्यक उपाय करना। दूसरा है छात्रों में अधिगम की प्रगति का मात्रात्मक तथा गुणात्मक समझ को सक्षम बनाना। तीसरा है यह शिक्षक को कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का पता लगाने में सक्षम बनाता है। तो साथियों पूछा है निम्नलिखित से क्या पर्यावरण अध्ययन छात्र का अधिगम का आकलन की बात करता है, छात्र पर्यावरण का अध्ययन की, तो पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अंतर का निदान करना तथा, बिल्कुल सही बात साथियों, जो उसके उद्देश्य होते हैं उसको प्राप्त करने में जो अंतर होते हैं और उसके जो आवश्यक उपाय होते हैं उसको निर्धारित करना, उसके बारे में उसके तथ्यों को ज्ञात करना, ये भी सही है। छात्रों में अधिगम की प्रगति की मात्रात्मक, छात्र का क्या मात्रात्मक गुणात्मक समझ को इसमें आकलन में दर्शाती हैं, तो ये बातें आपकी सही नहीं होगी साथियों, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चे के संपूर्ण पहलू का इसमें क्या होता है आकलन किया जाता है। यह शिक्षक को कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का पता लगाने में सक्षम, बिल्कुल साथियों इसमें क्या होता है कि अगर हम पर्यावरण अध्ययन में किसी भी विषय वस्तु का क्या करते हैं आकलन करने की बात करते हैं, तो आपका पहला और तीसरा ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा सही होगा। तो हम देखते हैं हमारा पहला ही ऑप्शन जो दिया, पहला और तीसरा दोनों यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, पहला और तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से किस प्रकरण के माध्यम से पौधों से अवगत कराया जा सकता है। मतलब पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में किस प्रकरण के माध्यम से बच्चों को क्या किया जाता है पौधे के बारे में अवगत कराया जा सकता है। ऑप्शन ए है जानवर, ऑप्शन बी है यात्रा, ऑप्शन सी आश्रय, ऑप्शन डी है क्या भोजन। तो पर्यावरण अध्ययन में अगर बात करते हैं किसकी साथियों, किस प्रकरण माध्यम बच्चों को पौधे से अवगत कराया जा सकता है, क्या जानवर के माध्यम से, बिल्कुल नहीं, यात्रा के माध्यम से नहीं, आश्रय के माध्यम, भोजन के माध्यम से करा सकते हैं साथियों, क्योंकि भोजन में क्या होते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे इत्यादि शामिल होते हैं साथियों, उसमें क्या होता है बच्चों को पौधे से अवगत कराया जा सकता है कि आप इस पौधे का उपयोग करके अपने भोजन के रूप में करते हैं, इस पौधे का उपयोग, मतलब अनेकों प्रकार के उसमें क्या होते हैं शामिल होते हैं साथियों। तो सबसे सटीक उत्तर हमारा डी होगा, अगर भोजन के रूप में बात करते हैं तो उसमें पौधे के रूप से अवगत कराया जा सकता है, ऑप्शन डी जो दिया वही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछा है। ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों में उस वातावरण के पूर्णतावादी या एकीकृत परिप्रेक्ष्य को विकसित करना जहां वह रहता या रहती हो। दूसरा दिया है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को उनके प्राकृतिक तथा मानव निर्मित परिवेश के साथ जुड़ने तथा अन्वेषण करने में मदद करता है। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन केवल विज्ञान सामाजिक अध्ययन तथा गणित से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। चौथा है पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के बजाय प्राथमिक स्तर पर पेश किया जाता है। तो बात करता है पर्यावरण संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो साथियों पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा तीनों सही है पर्यावरण परिप्रेक्ष्य में। तो गलत पूछा तो हमारा सी वाला ऑप्शन जो दिया पर्यावरण अध्ययन केवल विज्ञान सामाजिक अध्ययन तथा गणित से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है, यही क्या होगा हमारा ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन सी जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर गलत होगा, यहाँ पर सही माना जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण नहीं है। मतलब कौन सा जो प्रकृतिवादी हैं उनका दृष्टिकोण नहीं है। ऑप्शन ए है बालक स्वर्ग से आभा के बादल के साथ आता है। दूसरा है शक्ति से अधिकार का जन्म नहीं होता है। तीसरा है बालक क्या होगा इस पर विचार न करके इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह क्या है। चौथा है शिक्षा जीने के लिए तैयार नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। तो कौन सा प्रकृतिवादी जो होते उनका दृष्टिकोण नहीं है, तो बालक स्वर्ग से आभा के बादल के साथ आता ये तो प्रकृतिवादी मानते हैं। शक्ति से अधिकार का जन्म नहीं होता ये भी मानते हैं। शिक्षा जीने के लिए तैयारी, मतलब शिक्षा जीने तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन, ये भी सही नहीं पूछा तो हमारा क्या होगा सी वाला ऑप्शन जो दिया यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा साथियों। बालक क्या होगा इस पर विचार ना करके ये विचार करना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए कि वह क्या है, तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन में परिवर्तन निहित है। क्या होता है साथियों, सामाजिक परिवर्तन में परिवर्तन निहित है। ऑप्शन पहला दिया है समाज की संरचना,
दूसरा दिया है मानवीय संबंध, तीसरा दिया अभिवृत्तियां, आदर्श व मूल्य, चौथा दिया उपरोक्त तीनों। तो सामाजिक परिवर्तन निहित है। तो सबसे पहले सही बात आती है समाज की संरचना। समाज की संरचनाएं जो निर्धारित की जाती है, जो बनाई जाती है, वह क्या होती है, इसमें निहित होती है। समाज में मानव का जो मानवीय संबंध होते हैं, मानवीय मूल्य जो निर्धारित किए, वो भी सही है। इसके बाद अभिवृत्तियां, आदर्श एवं मूल्य, उनकी जो अभिवृत्तियां होती हैं और जो आदर्श मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, ये भी सही है। तो साथियों ये तीनों सही, तुम्हारा डी वाला ऑप्शन जो होगा वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन डी जो दिया वही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है साथियों? ऑप्शन पहला दिया है एक धर्म की उन्नति करना, बी है किसी धर्म की उन्नति नहीं करना, सी है सभी धर्मों की उन्नति करना, डी है उपरोक्त में से किसी की उन्नति नहीं करना। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ही होता है क्या? सभी धर्मों का क्या होता है? उन्नति करना, सभी धर्मों को एक समान समझना। ऑप्शन सी हमारा जो दिया है क्या होगा साथियों? अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, सी वाला ऑप्शन हमारा सभी धर्मों के उन्नति को करना हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आनुवंशिकता किसे अधिक प्रभावित करती है? आनुवंशिकता किसे अधिक प्रभावित करती है? ऑप्शन है अभिवृत्ति को, बी है अभिरुचि को, सी है अभिक्षमता को, डी है अभिप्रेरणा को। अभिप्रेरण। तो साथियों आनुवंशिकता किसे अधिक प्रभावित करती है साथियों? तो ये किसको अधिक प्रभावित करती है? अभिवृत्ति, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, बल्कि इसको अभिक्षमता को। अभिक्षमता कहने का तात्पर्य की साथियों जिसमें क्या होते हैं उसके कौशल, उसके ज्ञान क्या होते हैं, उसमें शामिल होकर कोई भी क्रिया को क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा क्या होगा, पूछा है किसको प्रभावित करती है? हमारा सी वाला ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, अभिक्षमता को क्या करती है, वो प्रभावित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार परिकल्पना युक्त तर्क की भावना, जिसे क्या कहते हैं हाइपोथेटिकल रीजनिंग, बच्चों में निम्न में से कौन सी स्थिति में उत्पन्न हो जाती है? तो पियाजे के अनुसार परिकल्पना युक्त मतलब क्या करता है बच्चा, कोई भी परिकल्पना होती है उसके परिप्रेक्ष्य में क्या करता है, तर्क करता है, तर्क की भावना, जिसको क्या कहते हैं हाइपोथेटिकल रीजनिंग कहते हैं। बच्चों में कब स्थिति मतलब कब उत्पन्न होती है? ऑप्शन पहला दिया है यथार्थ कार्यवाही कंक्रीट ऑपरेशन, बी दिया है औपचारिक कार्रवाई फॉर्मल ऑपरेशन, सी है कृत संकल्पना इंटेटिव थॉट, और डी है पूर्व बोध विचार प्री कॉन्सेप्चुअल थॉट। तो पियाजे के अनुसार परिकल्पना बच्चा क्या करता है, अमूर्त विषयों के संबंध में मूर्त चीजों को क्या करता है, मूर्त संबंध स्थापित करता है। अर्थात क्या होता है, जीन पियाजे की जो चौथी अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है, औपचारिक अवस्था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। यही क्या होगा, इसमें क्या होता है बच्चा, कोई भी निगमात्मक तर्क क्या होता है, उसमें तर्क परिकल्पना आदि चीजों क्या करता है उसमें शामिल होते हैं। हमारा जो बी ऑप्शन दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, औपचारिक कार्यवाही फॉर्मल ऑपरेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, नैदानिक परीक्षण निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। नैदानिक परीक्षण अर्थात निदान जो होता है, निदान परीक्षण किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, बी दिया है व्यक्ति की समस्याओं की पहचान करने के लिए, सी दिया है शिक्षण, और डी दिया परीक्षा। तो नैदानिक क्या होता है, इसमें बच्चों का क्या होता है, कारणों का पता लगाया जाता है, कारणों का पहचान किया जा सकता है। व्यक्ति के समस्याओं का समाधान करना, इसको क्या कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। ये नहीं होगा, शिक्षण परीक्षा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इसमें क्या होता है व्यक्ति की समस्याओं की पहचान की जाती है, उनके कारणों का पता लगाया जा सकता है, उसका पहचान की जाती है। हमारा जो बी ऑप्शन होगा यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म में शिक्षा का आरंभ करने के संस्कार को कहा जाता था। बौद्ध धर्म में शिक्षा आरंभ करने के संस्कार को क्या कहा जाता था? विद्या आरंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, प्रवज्जा या प्रवज्जा संस्कार के उपसंपदा संस्कार। तो बौद्ध धर्म में शिक्षा आरंभ करने का जो संस्कार होता था वो कितने से कितने 6 से 8 वर्ष में किया था साथियों, 6 से 8 वर्ष में। इसमें क्या करता था बच्चा, क्या करता था अपने सिर का मुंडन करवा के पीले वस्त्र धारण करके, क्या होता था इसमें वो क्या करता था 3 श्लोक बोलता, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ऐसा जो बच्चा कर लेता था उसको क्या कहता था, शरण त्रयी कहा जाता। क्या कहा जाता था? शरण त्रयी कहा जाता था। ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं, शरण त्रयी कहते हैं। और क्या होता है 6 से 8 वर्ष में कौन सा ये प्रवज्जा संस्कार बच्चे का किया जा सकता था? बच्चे इसमें क्या सिर का मुंडन करा के पीले वस्त्र धारण करके क्या होता था भिक्षुक के सामने क्या करता था, यही शरणम बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का श्लोक पढ़ता था। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा यही क्या होगा सही होगा साथियों, प्रवज्जा संस्कार या प्रवज्जा संस्कार कराया जाता था। सी ऑप्शन जो दिया वही सही होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसने कहा है? बहुत ही फेमस परिभाषा साथियों, विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसकी परिभाषा है? ओटावे की, थॉमसन की, ब्राउन की, जॉन डीवी की। तो क्या होता है, जॉन डीवी ने क्या कहा था, विद्यालय समाज का क्या होता है? लघु रूप होता है। बहुत फेमस परिभाषा किसकी है? जॉन डीवी की। ऑप्शन डी हमारा जो दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था का शिक्षा पर सर्वाधिक नियंत्रण होता है? ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछा है किस संस्था का सामाजिक क्या होता है? शिक्षा पर सर्वाधिक नियंत्रण होता है। क्या धर्म पर, क्या परिवार का, क्या राज्य का, क्या समुदाय का? तो निम्नलिखित में से किस संस्था का शिक्षा पर क्या होता है? सर्वाधिक नियंत्रण होता है। तो ये किस पर होता है साथियों? राज्य पर होता है। सबसे ज्यादा अगर किस संस्था का पूछे तो क्या होगा, किस पर होता है? ये राज्य पर होता है। शिक्षा का क्या होता है? सर्वाधिक नियंत्रण किस पर होता है? तो राज्य पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अध्यापक विद्यार्थियों के डैश का मापन करने के लिए विशेष आत्मबोधन परीक्षण TAT, थर्मल ऑपरेशन टेस्ट करता है। वो कौन सा टेस्ट होता है? किसके परिप्रेक्ष्य में टेस्ट किया जाता है? क्या उपलब्धि के, क्या जागरूकता के, क्या अभिवृत्ति की, व्यक्तित्व की? तो साथियों आपको पता होगा किसके उपलक्ष्य में किया जाता है? व्यक्तित्व के उपलक्ष्य में ये परीक्षण किया था। कौन सा? टेट, जो हमारा टेट परीक्षण होता है, आत्मबोधन परीक्षण विशेष, जिसे थर्मल ऑपरेशन टेस्ट कहते हैं, यही किसमें होता है? व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा जो दिया वही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मानकीकृत परीक्षण की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। एक मानकीकृत स्टैंडर्डाइज जो परीक्षण होते हैं उसकी कौन सी दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता, बी है विश्वसनीयता एवं वैधता, सी है विश्वसनीयता एवं उपयोगिता, और डी है वैधता। अगर बात करें एक मानकीकृत परीक्षण की तो इसकी दो प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? परीक्षण कैसा होना चाहिए? विश्वसनीय होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यही होता है साथियों। हमारा बी ऑप्शन जो दिया विश्वसनीयता एवं वैधता, यही क्या होगा? हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक तार्किक मतलब चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? ऑप्शन ए दिया है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, बी दिया अन्वेषणात्मक प्रोबिंग प्रश्न, सी दिया अभिसारी प्रश्न, डी दिया बंद उत्तर वाले प्रश्न। तो इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को क्या करेंगे? विकसित नहीं करेंगे। तो ये क्या होते हैं? बंद उत्तर वाले प्रश्न, यही क्या होंगे? विकसित नहीं करेंगे। हमारा डी वाला ऑप्शन जो दिया है यही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा, बंद उत्तर वाले प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? ऑप्शन ए बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर, बी है बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर, सी है मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, और डी है कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर अगली कक्षा में प्रोन्नत करने पर। तो हम सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं तो क्या करता है? सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करता है किस पर बल देता है? बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर। बच्चे के व्यवहार का क्या होता है? सतत अवलोकन इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन में किया जाता है। उनके गुणों दोषों आदि चीजों का क्या होता है? इसमें मूल्यांकन किया जाता है। हमारा जो बी ऑप्शन होगा वही क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का यह कथन किस पर होता है? एक बच्चा होता है रोहन, उसको चोट लगने पर वह क्या होता है? रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता कहते हैं कि लड़कियों की तरह रोया मत करो। यह किस चीज को दिखाता है, दर्शाता है? ऑप्शन है लैंगिक भेदभाव को कम करता है, बी है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, सी है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, डी है लैंगिक रूढ़िताओं को चुनौती देता है। तो ये किस चीज को दर्शा रहा है साथियों? ये हमारा लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। पिता क्या कहते हैं उसमें कि बच्चे को कहते हैं कि कारण से कि क्या कहते हैं कि ये चीज लड़कियों की तरह मत रहो, चोट लगने पर उसको कहते हैं लड़कियों की तरह मत रहो। ये किसको बढ़ावा देता है? रूढ़िवादिता, लैंगिक रूढ़िवादिता को क्या कर सकता है? दर्शाता है। ऑप्शन सी हमारा जो दिया वही क्या होगा? सही होगा। देखते हैं लास्ट प्रश्न आज का, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है क्या? ऑप्शन ए है अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना, ऑप्शन बी है सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना, ऑप्शन डी है परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाव करना। तो पाठांत मतलब पाठ के अंत में,
पाठांत का मतलब क्या होता है? पाठ के अंत में प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या होता है? अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना, बिल्कुल नहीं साथियों। विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षक सहायता करना, प्रश्न चुनना। बल्कि क्या होता है साथियों, सबसे सटीक उत्तर अगर पाठ के अंत की बात करता है सबसे उपयुक्त, तो सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए विद्यार्थी क्या करता हुआ सक्षम बनाता है। हमारा बी वाला ऑप्शन जो होगा वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। तो साथियों ये थे हमारे 30 प्रश्न, ठीक है, जो अभी क्या हुए कंप्लीट हुए। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, जिससे आपकी जो टॉपिक थी शोध जो कार्य जो वो वाली टॉपिक कंप्लीट हुई। बाकी इसके बाद सतत मूल्यांकन से जितने मूल्यांकन से प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोगों ने वो भी देखा। बाकी हमारे जो वैदिक कालीन और बौद्धिक कालीन शिक्षा थी कुछ प्रश्न उससे भी थे। तो साथियों ये सारे कंपैरिजन क्या हुए कंप्लीट हुए। तो आप हमारे चैनल को सर्वप्रथम क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथियों सबसे बड़ी चीज क्या आप लोग शेयर करें वीडियो को, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आप लोग हमारे चैनल को जो एकदम शेयर जमकर करें। तो साथियों आपको कोई भी प्रश्न में अगर कंफ्यूजन और डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।